डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज चर्चा करेंगे जियाउद्दीन बरानी की, उनके पॉलिटिकल थॉट की। इंडियन पॉलिटिकल थॉट के सीरीज में पहले हम लोगों ने हिंदू पॉलिटिकल थॉट देखा, फिर बुद्धिस्ट पॉलिटिकल थॉट, और अब देखेंगे मुस्लिम पॉलिटिकल थॉट, जो कि दिल्ली सल्तनत के दौरान जो उभर के सामने आई थी इस ग्रेट लैंड में। तीसरे धर्म के पॉलिटिकल थॉट की हम चर्चा करेंगे। ऑफ कोर्स एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस 5th सेमेस्टर, और कई जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है सिविल सर्विसेज इंक्लूडिंग। सो लेट अस बिगिन। व्हाट इज इन स्टोर? हम सबसे पहले देखेंगे बर्नीज के लाइफ को, उनके टाइम को, उनके परिवेश को, कॉन्टेक्स्ट को। फिर आएंगे उनकी थ्योरी ऑफ किंगशिप जो है, पर्टिकुलरली क्या है आइडियल किंग का उनका कॉन्सेप्शन, और उनके एडवाइसेस या नसीहत या हिदायत या सीख क्या है आइडियल किंग को। यहाँ पे पूरी उनकी जो पॉलिटिकल थॉट है वो दिखती है। एंड देन जो एलिमेंट ऑफ स्टेट जो हम लोगों ने सप्तांग में भी देखा, यहाँ भी उन्होंने बताया नोबिलिटी, आर्मी, लॉ, जस्टिस, ब्यूरोक्रेसी, इंटेलिजेंस सिस्टम। और फिर हम लोग सम अप करेंगे प्रॉस एंड कॉन्स देख करके उनके क्या प्लसेज एंड माइनसेज हैं उनके पॉलिटिकल थॉट के। आइए सबसे पहले पास्ट ईयर्स क्वेश्चन देखते हैं। मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से लिए हैं 5th सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स का। अन्य यूनिवर्सिटीज में भी सिमिलर क्वेश्चन आते होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, एग्जामिन बर्नीज हिदायत और एडवाइस और नसीहत, सुझाव कह सकते हैं, टू हिज आइडियल किंग। ये इस वीडियो में पूरी तरह डिस्कस किया गया है। हाउ डिड बर्नीज एसोसिएशन विद सल्तनत या दिल्ली सल्तनत शेप्ड हिज पॉलिटिकल व्यूज? ये जब हम डिस्कस करेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर होगा ये क्वेश्चन। एंड देन थर्ड क्वेश्चन है, एग्जामिन बर्नीज कॉन्सेप्ट ऑफ आइडियल स्टेट सल्तनत। ये तो हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस करना ही है। एंड नोट्स जो है वो रिपीटेड है, क्वेश्चन जैसा ही है, कॉन्सेप्ट ऑफ आइडियल सुल्तान इन बर्नी। लेट अस सी कि उनका जो लाइफ और टाइम और उस समय का परिवेश कैसा था, जो सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था थी। क्योंकि मैंने आपको हमेशा कहा है कि कोई भी पॉलिटिकल थिंकर अपने काल को वांचता है। उसके जो पॉलिटिकल थॉट होते हैं वो उस समय में जो घटित हो रहा होता है, उसके पारिवारिक जीवन में, सामाजिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में जो वो देखता है, जो एक्सपीरियंस करता है, उसका गहरा प्रभाव पड़ता है। इन अ सेंस एवरी पॉलिटिकल थिंकर इज द चाइल्ड ऑफ हिज टाइम, अपने काल का शिशु होता है। तो जिया अल उद्दीन बरानी, या जिसको जियाउद्दीन बरानी भी भारत में बोलते हैं, वो अपने को जिया बरानी भी कहते थे। तो ही वॉज बोर्न, उनका जन्म हुआ था बारन नाम के स्थान, जो कि अभी बुलंदशहर जो गाजियाबाद के परे है, दिल्ली के आसपास में उनका हुआ था 1283 में। उस समय में आपको पता है कि खालजी, उसके कुछ साल बाद, 7 साल बाद, खालजी डायनेस्टी के जो 3 सुल्तान थे, खासकर जलालुद्दीन खालजी और अलाउद्दीन खालजी, उनका शासन हुआ था। तो उनका जो जवानी बीता होगा उस खालजी डायनेस्टी में। लेकिन उसके बाद जब वो लगभग 50 साल के हुए तो वो मोहम्मद बिन तुगलक उस समय में शासन कर रहे थे, जिसके काल में वो सर्वेंट ऑफ द कोर्ट बने, हाई जो है गवर्नमेंट पोजीशन उनको प्राप्त हुआ। उनका जो परिवार था वो स्कॉलर्स और ऑफिशियल्स का परिवार रहा। उनके फादर भी छोटे मोटे गवर्नमेंट पोस्ट पे रहे, लेकिन उनके अंकल बहुत ऊपर उठे और वो जो है दिल्ली के कोतवाल तक बने, और उनके ग्रैंडफादर भी चाचा साइड से जो है वो अच्छे पोस्ट पे रहे थे। ही रिसीव्ड एक्सटेंसिव एजुकेशन इन अरबिक एंड पर्सियन। पर्सियन उस समय की राजकाज की भाषा थी। अरबिक में काफी सारा लिटरेचर होता था, क्योंकि अरब से मुस्लिम धर्म आई थी। एंड ही वॉज वेल ट्रेड इन मुस्लिम थियोलॉजी, जो उसका धर्म शास्त्र होते हैं, मुस्लिम थियोलॉजी, उसमें उनकी महत्ता थी। और हिस्ट्री में भी उनको बहुत खासा ज्ञान था। तो जैसा मैंने आपको बताया कि वो नदीम बन गए थे, कंपेनियन, स्कॉलर कंपेनियन ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक फॉर 17 साल, जब तक 1334 से 51, जब तक मोहम्मद बिन तुगलक रहे। और ही क्लेम प्रॉक्सिमिटी टू सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया ऑफ दिल्ली एंड पोएट अमीर खुसरो। इन दोनों के कंटेम्प्रेरी थे और अपने को उनके क्लोज मानते थे, क्लेम करते थे। लेकिन जब एक बार फिरोज शाह तुगलक का शासन हुआ तो ही वॉज फॉलन आउट ऑफ फेवर। उन पर एक तरह का चार्ज लगाया गया कि उन्होंने फिरोज शाह तुगलक के गद्दी प्राप्त करने के रास्ते में रोड़े अटकाए। उनको गिरफ्तार कर लिया गया, बड़ी मुश्किल से वो छूटे, उनकी जान तो बख्श दी गई, लेकिन उनको तड़ी पार कर दिया गया, बैनिश कर दिया गया दिल्ली के बाहर। वहां पे वो बहुत ही गरीबी में और आइसोलेशन में, अकेलेपन में उन्होंने अपने लास्ट जो है कुछ साल, 10-11 साल काटे। लेकिन उसी पीरियड में उन्होंने दो सबसे बेहतरीन जो अपनी रचनाएं थी वो की। पहला एक हिस्ट्री है, तारीख ई फिरोज शाही, जो फिरोज शाह की हिस्ट्री कह लीजिए,
जो कि बलबन से लेकर के और फिरोज तुगलक के 6 साल के शासनकाल को दर्शाता है। एंड देन फतवा ई जहानदारी, जो इस वीडियो के कंटेंट जिससे लिए गए हैं, जिनमें उनका पॉलिटिकल थॉट निहित है। इसको फतवा इन जहानदारी को आप थ्योरी ऑफ गवर्नेंस कह सकते हैं या दुनियादारी के बारे में बातें कह सकते हैं, धर्म से हट करके, दीनदारी से हट करके। And of course, he was one of the most extensively read and cited historian and political thinker of pre-Mughal era. दिल्ली सल्तनत के पीरियड के सबसे नोटेड हिस्टोरियन, पॉलिटिकल थिंकर थे। और डिस्पाइट हिज कंजर्वेटिव एंड रिलीजियस व्यू, जो हम लोग देखेंगे एक तरह से कई बार लोग कहते हैं कि फैनेटिकल व्यूज थे उनके अगेंस्ट हिंदूज और लो बोर्न, मतलब जो नीचे तबके के क्लास से आते थे और मर्चेंट ट्रेडर क्लास, उसके बावजूद भी हिज फतवा ई जहानदारी इज कंसिडर्ड वैल्यूएबल पॉलिटिकल ट्रीटीज एंड कंपेयर टू मैकियावेलीज प्रिंस एंड कौटिल्याज अरसास। तो ये जो है इनकी विशेषता थी, इनकी महत्ता थी एज ए पॉलिटिकल थिंकर। आइए सबसे पहले क्विकली बर्नी के फतवा ई जहानदारी, जिसपे ये पूरा वीडियो बेस्ड है और जिसमें कि उनके पॉलिटिकल थॉट निहित हैं, उसके बारे में थोड़ा जाने, उसके स्टाइल के बारे में, कैसे लिखा गया है, क्या है। इसमें सबसे क्यूरियस है कि कोई डेट मेंशन नहीं है इस बुक में, तो इसको अंदाज लगाया जाता है विद्वानों द्वारा कि शायद ये तारीख फिरोज शाही के कुछ साल बाद लिखी गई है और उनके डेथ के कुछ साल पहले। इसका स्टाइल जो बहुत यूनिक नहीं है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है कि पहले जो है एक हिस्टोरिकल एनिक्डोट, एक स्टोरी क्रिएट किया जाता है हिस्टोरिकल, वो सच्चा नहीं है, बहुत सारा वो उसमें उनका अपना ओन मिथ है, क्रिएशन है, वो पास्ट को क्रिएट करते हैं। उसमें एक हिस्टोरिकल जो फिगर होता है, खास करके जैसे कि महमूद ऑफ गजनी, उसके मुंह से जो है वो बहुत सारी चीजें सुनाते हैं और उसके बाद जो है एक एब्स्ट्रैक्ट प्रिंसिपल जो है वो क्रिएट करते हैं या देते हैं फॉर द प्रेजेंट एंड फ्यूचर। सो ही क्रिएट ए पास्ट एंड एडवाइसेस फॉर द प्रेजेंट एंड फ्यूचर। और जैसा मैंने आपको बताया कि महमूद गजनी जो है वो एक आइडियल किंग पोर्ट्रे किया गया है जहानदारी में, जिसके मुंह से, जो कि वो अपने फिक्सिशियस सन, अपने बेटों को, जो कि फिर अगेन वो ट्रू नहीं है, उसको वो ज्ञान देते हुए बताए जाते हैं। उन्हीं के मुंह से सारे इनके पॉलिटिकल थॉट लगभग जो है फतवा में एडवोकेटेड हैं, बताए गए हैं। ये जो बुक है ये एक नायाब कोशिश थी, एक जो कन्फ्लिक्ट था, एक कंट्राडिक्शन जो था, एक तरफ जो है डिमांड है क्लासिक इस्लाम का, जो शरिया का, दूसरी तरफ एक चैलेंज है गवर्नेंस का, एक ऐसे लैंड में जहां के एक शासक जो है वो मुस्लिम है और जो पूरी प्रजा है वो नॉन मुस्लिम है। तो ऐसे में कैसे आप शासन करोगे एक ही साथ, धर्म को मेंटेन करते हुए, शरिया को मेंटेन करते हुए। तो ये दो रिल्म को सेपरेट करने की कोशिश थी, मतलब अन्ना धमा बुद्धिज्म में जैसा था, जैसे कि दंड नीति और धर्मा हिंदूज में जैसा था, और मुस्लिम में जैसा दीनदारी और दुनियादारी, इसको सेपरेट करने की एक नायाब कोशिश था। उसके लिए वो जवाबित लेकर के आए, हम लोग आगे देखेंगे। ये एक और जो कन्फ्लिक्ट था उसको भी सॉल्व करने की कोशिश फतवा में है। वो था कि जो समाज जो उन्होंने इसमें प्रिस्क्राइब किया जो उस समय था, वो हिरार्किकली कंसीव था, चाहे वो हिंदू हो चाहे इवन मुस्लिम हो, जबकि इस्लाम में ऐसा होता नहीं, सभी इक्वल होते हैं, वो एरिस्टोक्रेटिक था। तो नॉन इस्लामिक जो ईरानियन स्टेट मॉडल जो था वो टर्किश लेके इंडिया में आए थे, और एक तरफ जो है वो खिलाफत या खलीफा प्रॉफिट का जो शरिया है, जो उनका ट्रू फेथ है इस्लाम, क्लासिक इस्लाम, उसकी डिमांड थी। तो इन दोनों में कैसे सामंजस्य हो, इसको भी टैकल करने की उन्होंने कोशिश की। एंड फाइनली फॉर हिम, जो आइडियल किंग मस्ट अपहोल्ड द फेथ, ट्रू फेथ, दैट इस्लाम, मेंटेन एक्साल्टेड पोजिशन, वेरी हाई पोजिशन ऑफ शरिया, dispense justice as per sharia, but he also propounded सेकुलर स्टेट लॉ दैट वाज कॉल्ड जवाबित। और ये उसका उनका सबसे नायाब जो है कंट्रीब्यूशन था पॉलिटिकल थॉट में, एंड ही वाज परहैप्स द फर्स्ट पॉलिटिकल थिंकर टू डू सो इन मुस्लिम रूल। अब अगले 3 स्लाइड में हम उनके की पॉलिटिकल थॉट्स को समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट है हिज थ्योरी ऑफ किंगशिप, ओरिजिन एंड नेचर। एक तरह का उन्होंने डिवाइन ओरिजिन को सपोर्ट किया। सर्टेनली कोई सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी से उनका कोई नाता नहीं था, लेकिन ये जो डिवाइन थ्योरी था ये अपने टाइप का था। ये बेस था जो बादशाह या बादशाह कह लीजिए, शाह, जो ईरान के जो एंशियंट किंग की जो इंस्टीट्यूशन थी उससे लिया हुआ था। और इसके बारे में जो आगे कैसे ये अलग था ये हम लोग देखेंगे।
फॉर हिम द किंग और बादशाह इज वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल क्रिएशन ऑफ गॉड, मतलब बहुत ही नायाब जो है ये क्रिएशन है। ही इज लाइक शैडो ऑफ गॉड ऑन अर्थ, वो प्रतिछाया है अर्थ पे भगवान का, उसका एक तरह से वाइस रीजेंट है, उसका रिप्रेजेंटेटिव है गॉड का पृथ्वी पे। ये तो बहुत वैसा ही है जैसा कि मनुस्मृति में या महाभारत में जो गॉड की जो डिवाइन ओरिजिन है उसी जैसा है। लेकिन आ, ये जो है एक तरह से आप आगे देखेंगे कि ये मुस्लिम जो क्लासिकल मुस्लिम थॉट है उसके अगेंस्ट में, जो मैं अब दूसरी बात आपको बता रहा हूं कि वहां पे इस तरह के किंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो ये ईरानियन सासानिद स्टेट और उसकी जो किंगशिप थी उससे ये उन्होंने आइडिया लिया, इसलिए ये थोड़ा अलग था। एंड सच एक्सल्टेड एंड डिवाइन पोजिशन ऑफ किंग वॉज कन्वेड थ्रू महमूद ऑफ गजनी इन फतवा एंड बलवन इन तारीख। और ये जो तारीख फिरोज शाही में बलवन के मुंह से ये कहलवाया गया है और फतवा में महमूद ऑफ गजनवी से इस तरह के किंग के ओरिजिन के बारे में कहलवाया गया है। इसके अलावा एक बहुत बहुत अच्छी बात ये कहते हैं कि जो राजा का जो हृदय होता है उसमें आपको गॉड दिख सकता है। इसका कहने का मतलब क्या है कि एक राजा जो है वो गॉडली वर्च्यू रखता है। यदि वो उसमें गॉड जैसे वर्च्यू हैं तो समझिए कि सारे वर्च्यू उसके स्टेट में जिंदा है। ये तो अरिस्टोटल, प्लाटो सभी कहते हैं। और ये हिंदू धर्म में भी यही है कि राजा यदि धर्म को मेंटेन करता है तो इवन नेचर जो है, बारिश भी अच्छी होगी, बाढ़ भी नहीं आएगी, सूखा नहीं पड़ेगा और एक अच्छा काल आएगा, मतलब सब लोग शांति और सुख चैन से रहेंगे और उस राज्य में ही वर्चुअस पीपल जो है अच्छा काम कर पाएंगे। तो यही यहां भी कहा गया है। लेकिन उनका अपना जो व्यू, जो अपने से उन्होंने कहा है, उन्होंने ये कहा कि गॉड यदि क्रिएट करता है किंग को तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि किंग हमेशा अच्छा ही होगा। गॉड अच्छा और बुरा दोनों चीज क्रिएट, अच्छा और बुरा दोनों ही चीजें गॉड की क्रिएशन है और जहां अच्छा होगा वहां बुरा भी होगा। इसलिए किंग अपने आप में कोई अच्छा नहीं होगा, उसको अच्छा बनना पड़ता है, अदरवाइज किंग बहुत बुरा भी हो सकता है, वो एक तरह की मुसीबत भी हो सकता है लोगों के ऊपर। अगेन ये जो है मनुस्मृति और हिंदू धर्म के अनुसार है, जहां किंग जो है अधर्मी हो सकता है और उसको पागल कुत्ते की तरह मार देना चाहिए। कोई इनहेरेंट गुडनेस किंगशिप में नहीं है, इसीलिए वो एडवाइस देते हैं कि कैसे एक किंग जो है वो अपने पर्सनल वर्च्यूज को और पॉलिटिकल वर्च्यूज को मेंटेन कर सकता है इन हिज प्राइवेट एंड पब्लिक लाइफ। लेकिन फिर जो है एक बहुत यूनिक बात है इनके एक तरह के पॉलिटिकल थॉट में कि ये जो कहते हैं कि उन्होंने जलालुद्दीन खिलजी का एक पूरा एनेक्डोट दिया हिस्टोरिकल। वो कहते हैं, उनके मुंह से कहलवा रहे हैं जलालुद्दीन खिलजी और उसके नोबल के मुंह से, कि ये किंगशिप में कुछ धरा हुआ नहीं है, ये कहने को बहुत गॉड टाइप का है, गॉड का रिप्रेजेंटेटिव है, ये कांटों का ताज है, इसमें कुछ भी खोखला है अंदर से। तो ये सारा जो डिवाइन टाइप की जो बनाई गई ऑरा की किंग का, वो एक तरह का फॉल्स प्रिटेंशंस लगता है। जिया बरनी खुद ही अपनी बातों को काटते हैं, बस एक तरह से स्टेट को मेंटेन करने के लिए, उसके शो को, उसके ऑ को, उसके ऑरा को बनाए रखने के लिए ये थ्योरी परहैप्स उन्होंने क्रिएट की। अब हम देखते हैं बर्नीज आइडियल किंग सुल्तान। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ही शुड पोजेस गॉड लाइक वर्च्यूज, मतलब ये तो हर में है, हिंदू धर्म में है, बुद्धिस्ट में आपने देखा और यहां भी मुस्लिम धर्म में भी, कि उसको नोबल बॉर्न होना चाहिए, मतलब हाई क्लास का, प्रिफरेबली बिलोंगिंग टू फैमिली ऑफ मोनार्क, ये तो एक तरह का बायस है हाई क्लास के। हैविंग एन इनेट सेंस ऑफ जस्टिस, मतलब जस्टिस का सेंस जो है सुल्तान में होना चाहिए, हर धर्म में ऐसा है। वाइज होना चाहिए, बुद्धिमान, वो समझ पाए कि सही क्या है गलत क्या है। अलर्ट होना चाहिए, इससे पहले कि उसको मुसीबत आ जाए, जो मैकियावेली भी कहते हैं, उसको पता होना चाहिए कि क्या इमरजेंसी आ सकती है, राज को क्या रोग लग सकता है, डिजीज क्या हो सकता है। उसको एक फिजिशियन डॉक्टर के जैसा होना चाहिए, जो रोग आने से पहले ही डायग्नोस कर ले, उसके लिए तैयार रहे। इंटरप्राइजिंग होनी चाहिए, उसमें पौरुष होना चाहिए, उसको समय का ज्ञान होना चाहिए और पंक्चुअल होना चाहिए, टाल मटोल करने वाला नहीं होना चाहिए। ही शुड बी अपहोल्डर ऑफ ट्रू फेथ। यहाँ पे जो है मुस्लिम क्लासिकल जो एक थियोलॉजी है वो सामने उनका आ जाता है कि वो जो ट्रू फेथ जिसको वो इस्लाम कहते हैं उसको अपहोल्ड करना चाहिए, उसको शरिया की डिग्निटी और सुप्रीमेसी को मेंटेन करना है और उसको फॉलो करना है शरिया के लॉ को या शरिया को, बोथ इन हिज प्राइवेट एंड पब्लिक लाइफ। तो प्राइवेट लाइफ में तो थोड़ा बहुत जो है फ्लेक्सिबिलिटी है भी कि चलो लोग तुमको देख नहीं रहे हैं, लेकिन पब्लिक लाइफ में तो शरिया को एकदम फॉलो करना है।
एंड ये जो आगे जो उनका गुण है, ही शुड रिफ्लेक्ट सप्लीकेशन। सप्लीकेशन मतलब होता है किसी से बेग करना कि तुम ऐसा करो, एक्सॉर्सन मतलब कि मनाना, मान मनोबल, हेल्पलेसनेस और पुवर्टी एंड ह्यूमिलिटी। आप सुन के लगेगा राजा को ऐसा क्यों होना चाहिए, गरीब होना चाहिए, हम्बल होना चाहिए, क्योंकि क्लासिकल इस्लामिक आइडियल में एक होली किंग को प्रजा के जैसा ही होना चाहिए, उसको एकदम झोपड़ी में रहना चाहिए, जो जैसे गरीब जनता रहती है उसको भी ऐसा ही शो करना चाहिए जैसा एक पुअर जनता शो करती है। तो ये होना चाहिए। लेकिन फिर वो जया बारानी बोलते हैं कि नहीं, यदि किंग को अपना ऑ और ऑरा मेंटेन करना है, पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन रखना है, तो उसको डैजलिंग डिस्प्ले ऑफ पॉम्प एंड स्प्लेंडर करना है। मतलब एकदम विशाल कोट, एकदम हीरे जड़ित, मतलब जो मुकुट और सिजदा करे लोग उनके यहाँ, कोट का पूरा डेकोरम हो और पूरी एक जिसको सेरेमोनियल टाइप को का रहे, निकले तो पूरे एकदम एक जुलूस के फॉर्म में निकले, तो पॉम्प एंड स्प्लेंडर से रहना है जिससे कि लोग एकदम ऑ स्ट्रक रहे, नोबिलिटी और पीपल दोनों। तो यहाँ कंट्राडिक्शन है इनका, और ये यही कंट्राडिक्शन जो है पूरे फतवा में कोशिश की गई है इसको कैसे रिकंसाइल करें। द आइडियल किंग शुड हैव हाई रिजॉल्व डिटर्मिनेशन, फर्म डिटर्मिनेशन हो जाए, एक बार कोई चीज ठान लिया तो फिर टिकना नहीं है, लेकिन दैट शुड बी बेस्ड ऑन लॉफ्टी आइडियल्स। ही शुड हैव फेयर एडमिनिस्ट्रेशन, उसको लाना है, डिस्टिंक्टिवनेस फ्रॉम अदर मोनार्क, सबसे अलग टाइप का किंग होना है, और पीपुल को पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन करना है, चाहे फोर्स से करें, चाहे प्यार से करें, फियर से करें, चाहे जस्टिस से करें। उसमें फ्लेक्सिबल क्वालिटीज होना चाहिए। मैकियावेली को याद कीजिए, एक साथ लायन और फॉक्स का भी, उसको एक ही साथ गुड भी होना है, बैड भी होना है, क्रूएल होना है, काइंड होना है, स्ट्रिक्ट होना है पनिशमेंट में, बट लेनियंट भी साथ ही साथ होना है फॉरगिवनेस में। ये ऐसा क्यों है? क्योंकि जिया बरानी कहते हैं कि भगवान ने अच्छा के साथ बुरा बनाया है, हर चीज का एक अपोजिट है, तो इसीलिए राजा को भी दोनों ही वर्च्यू एक साथ रखनी चाहिए, तभी तो वो गॉड लाइक हो पाएगा। एंड ही शुड इंश्योर वेलफेयर ऑफ हिज सब्जेक्ट, उसका इकोनॉमिक वेलबींग, प्रोटेक्ट द प्रेस्टीज एंड पोजीशन ऑफ वेल्थ ऑफ ओल्ड नोबल क्लास। जो नोबल क्लास, क्योंकि उस समय में डायनेस्टी लगातार चेंज होती थी, आपने देखा दिल्ली सुल्तान में 20-30 साल पे जो है किंग बदल जाते हैं, पुराने किंग के सारे नोबिलिटी को एक तरह से मार दिया जाता है, एक्सटर्मिनेट कर दिया जाता है, बैनिश कर दिया जाता है। तो इससे जो एक साइकिल ऑफ वायलेंस चलता था उसको वो रोकना चाहते थे, उसमें स्टेबिलिटी स्टेट में लाना चाहते थे। उसके लिए उन्होंने प्रिस्क्राइब किया कि जो ओल्ड नोबिलिटी है उसकी रक्षा करें, उसको ना मारें, उसको रहने दें, उससे राज में जो है एक स्थिरता बनी रहेगी, नहीं तो वो षड्यंत्र करने की कोशिश करेंगे। और उसमें किंग में जो है, आइडियल किंग में 5 जो है मीन क्वालिटीज, बुरे क्वालिटीज तो होने ही नहीं चाहिए। फॉल्सहुड, झूठा नहीं होना चाहिए। चेंजेबिलिटी मतलब फर्म नहीं होके इनफर्म हो जाए, कभी ये कभी वो, ऐसा नहीं होना चाहिए। डिसेप्शन, धोखा नहीं करना चाहिए। राथफुलनेस मतलब बहुत ज्यादा गुस्सा नहीं करना है। और इनजस्टिस, ये 5 जो है मीन क्वालिटी से उसको बचना चाहिए। एंड इन हिज फतवा ए जहानदारी, महमूद ऑफ गजनी रिप्रेजेंट हिज आइडियल किंग। मैंने आपको बताया कि उसी के जैसा वो दिल्ली सुल्तान जो है वो चाहते थे। सो दिस इज अबाउट बारनीज आइडियल किंग। अब 2 स्लाइड में हम लोग देखेंगे जो क्रक्स है कि बर्नीज हिदायत या एडवाइस या नसीहत जो आइडियल किंग के क्या थे। ऑल टुगेदर उन्होंने 24 हिदायत जो है दिए थे किंगशिप, जिसमें कि सारे जो एस्पेक्ट हैं किंगशिप और स्टेट क्राफ्ट एंड गवर्नेंस के वो कवर होते हैं। इसमें से कुछ मैंने लिया है, ऑलमोस्ट मतलब कह लीजिए 2/3 उसको मिला करके। फर्स्ट है फॉलो द शरिया इन पर्सनल एंड पॉलिटिकल डोमेन। ये तो मैंने आपको बता दिया कि पर्सनल डोमेन में तो शरिया में थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी हो भी सकती है क्योंकि वो लोगों की नजर से छिपा हुआ है, लेकिन पब्लिक डोमेन में तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि यदि आइडियल पब्लिक लाइफ नहीं होगा राजा को तो पूरी पॉलिटी जो है वो भ्रष्ट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। So follow the Sharia in personal and political domain. Then dispense justice on the principle of Sharia and equality. मतलब ये था कि इक्वलिटी के प्रिंसिपल को मेंटेन करना है जस्टिस को डिस्पेंस करने में, लेकिन एक ही साथ जो है पनिशमेंट और फॉरगिवनेस दोनों रखना है। कहां पे पनिशमेंट देना है और कहां पे माफ कर देना है, ये किंग में जो है एक सेंस ऑफ जस्टिस होना चाहिए। He should maintain or to maintain and strengthen the स्टेट, किंग में अडॉप्ट एनी मींस, जस्ट लाइक मैकियावेली। वो कहते हैं कि ठीक है शरिया है, सब कुछ अपनी जगह पे है, लेकिन स्टेट को बचाने के लिए किंग कुछ भी स्टेप ले सकता है, उसको माफ किया जा सकता है, टॉलरेट किया जा सकता है। इंश्योर पीस, ट्रूथ, जस्टिस, इकोनॉमिक वेलबींग एंड वेलफेयर ऑफ हिज सब्जेक्ट्स। वेरी ऑब्वियस, सभी सभी कहते हैं, हिंदू में और धर्म में और बुद्धिस्ट में भी। मेंटेन स्टेबिलिटी ऑफ रूलिंग क्लास बाय अडॉप्टिंग प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी। ये एक नई बात है।
मैंने आपको एक बार और कहा कि ये जो साइकिल ऑफ वायलेंस उसमें चलता था, ओल्ड नोबिलिटी जो है गिव वे टू न्यू नोबिलिटी, जैसे ही किंग बदलता था या उसकी डायनेस्टी बदलती थी तो पूरे ओल्ड नोबिलिटी या रूलिंग क्लास को एक तरह से एक्सटर्मिनेट कर दिया जाता था, मार दिया जाता था। तो इससे जो साइकिल ऑफ वायलेंस चलता था, इनएस्टेबिलिटी जो इनस्टेबिलिटी रही दिल्ली सुल्तान में, काफी सुल्तान आए आप देख सकते हैं, तो उसके लिए इनका प्रिस्क्रिप्शन था कि आप नोबिलिटी को एक क्लोज क्लास बना दो, उसमें एंट्री गेट बंद कर दो। वो केवल जो है हाई या हाई नोबल बर्थ वाले लोगों के लिए, जिसका कि लिंक पहले से नोबिलिटी से है, मतलब प्योर ब्लड कहिए उससे, आप उसमें लो बोर्न, मीन और अनफेथफुल्स, अप स्टार्टर्स को नोबिलिटी में मत घुसाओ। मतलब हिंदूज को मत घुसाओ या लोअर क्लास वाले को मत घुसाओ, जो बहुत नोबल नहीं रहे जिनके खानदान में, उनको मत घुसाओ, जो इलिजिटिमेट लोग हैं मतलब बर्थ हैं उनको मत लो। तो इस तरह का। और दूसरा, एक तरह का प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी पे चलो कि जो नोबल है उसके बेटे को नोबल बनाओ, तो इससे बना रहेगा मतलब एक स्टेबिलिटी। ये इनका प्रेस्क्रिप्शन था, इस पे डिबेट हो सकता है कि ये अच्छा था या बुरा था। चेक एंड सप्रेस इग्नोबल्स, लेकिन ये इससे आगे बढ़ करके एक तरह का यहाँ फेनेटिसिज्म इनका आ जाता है कि लो बोर्न को बिल्कुल सप्रेस कर दो, उसको एकदम बिल्कुल दबा के रखो। हिंदू जो प्रिस्टली क्लास है या जो उसकी इलीट क्लास है उसको भी सप्रेस करो, उसको भी मारो, उसको दो ही चॉइस दो, या तो मुस्लिम धर्म अपना ले या उसको खत्म कर दो। एंड फिलोसफर रैशनलिस्ट, चाहे वो मुस्लिम क्यों ना हो, उसको भी बिल्कुल जो है वो खत्म कर दो। तो ये जो इनका जो घृणा था लो बोर्न और हिंदू प्रिस्टली क्लास और फिलोसफर रैशनलिस्ट, इसके चलते कई लोग इनको कहते हैं कि वो बहुत कंजर्वेटिव, दकियानुसी और फैनेटिकल काइंड ऑफ थिंकर थे। तो ये इनकी एक जो है माइनस है। इसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि इसका इंटरप्रिटेशन कैसे कर सकते हैं। देन ही शुड मेंटेन प्राइस स्टेबिलिटी। जिस तरह से स्टेट के की स्टेबिलिटी जो है नोबिलिटी के स्टेबिलिटी से जुड़ी हुई है, उसी तरह स्टेट की स्टेबिलिटी प्राइस स्टेबिलिटी से भी जुड़ी हुई है उनके अनुसार। यदि प्राइस नहीं लो रहेगा तो आर्मी में रिवोल्ट होगा, क्योंकि उसकी सैलरी आप बढ़ाना पड़ेगा जो आप बढ़ा नहीं पाओगे, और पीजेंट्री में रिवोल्ट होगा क्योंकि आप टैक्स बढ़ाना चाहोगे और वो बढ़ा नहीं पाओगे। कैसे आप प्राइस को कंट्रोल करोगे? आप एडमिनिस्टर प्राइस रखो, मतलब आप लागत मूल्य पहले पता करो और उस पर कुछ मिनिमम प्रॉफिट देके एक फिक्स कर दो राज से कि हर इसेंशियल आइटम का प्राइस ये होगा। देन वेट्स एंड मेजर को चेक करो कि कोई बेईमानी ना करे, होर्डिंग जो है शॉपकीपर ना करें, और माल प्रैक्टिसेस जो ट्रेडिंग बिजनेस में होती है वो ना करें, और स्टेट जो है वो फूड आइटम खरीद करके अपने गोडाउन में रखे और जब जरूरत पड़े तो उसको मार्केट में निकाले। इन सब से जो है प्राइस जो है वो लो रहेगा। आप समझ लीजिए कितना फॉरवर्ड लुकिंग, आज 600 साल भी यही गवर्नमेंट करती है प्राइस को करने के लिए। ऑफ कोर्स प्राइस फिक्स करना पॉसिबल नहीं होता है। देन कीपिंग स्ट्रॉन्ग, सेटिस्फाइड एंड लॉयल आर्मी, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है। एंड टेकिंग केयर ऑफ ऑल नीड्स ऑफ सोल्जर, उनके आर्म्स का, इक्विपमेंट का, उनके सैलरी टाइम पे मिले, उनका घर हो, हाउसिंग, उसके फैमिली का, ये सब की जो है राजा को खुद व्यवस्था करनी चाहिए। और आर्मी, क्योंकि आर्मी के बल पे ही तो उनका शासन चलता था, पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन फोर्स बेस्ड था वहां पे। एंड फॉर्मुलेट प्रैक्टिकल स्टेट लॉ, पब्लिक पॉलिसीज, रूल्स एंड रेगुलेशन, जिसको उन्होंने जवाबित बोला, फॉर केसेस सिचुएशन नॉट कवर्ड इन शरिया, जो शरिया से नहीं कवर हो सकता है क्योंकि जो सिचुएशंस बदल रहा है और बहुत सारे ऐसे होते हैं जो कि शरिया उसको कैचअप नहीं कर पाती, उसके लिए एक सेकुलर पब्लिक पॉलिसी, रूल्स रेगुलेशन एंड प्रैक्टिकल लॉ भी लाना, जो उनका एक स्पेशल कंट्रीब्यूशन था। यदि हम कंटिन्यू रखें इस लिस्ट को तो नेक्स्ट है कीप हिमसेल्फ फुल्ली इन्फॉर्म्ड about the happenings in the state through a strong network of intelligence and spy system। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी भी अपने यहाँ देखिए रॉ है, पाकिस्तान में आईएसआई है एंड केजीबी है, एफबीआई है, ये तो हर स्टेट करता है। एक सुदृढ़ इंटेलिजेंस सिस्टम होना, बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल, ये बहुत जरूरी है, ये पता करने के लिए कि राज्य में हो क्या रहा है और पहले से ही ट्रबल को सेंस करने के लिए। सप्रेस द रिबिलियस इलीट, जो नोबल क्लास आपके विरुद्ध उठने की कोशिश करें उसको इंटेलिजेंस से पहले ही जान लीजिए और इससे पहले कि उस सर उठाए उसको कुचल दीजिए, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। बैन एजुकेशन टू द अंडर प्रिविलेज्ड, लो बोर्न एंड नॉन डिस्क्रिप्ट पीपल इंक्लूडिंग मुस्लिम। ये अगेन एक उनका फैनेटिकल व्यू है जिसपे कि बहुत विवाद होता है कि यहां तक उन्होंने कहा कि एजुकेशन ही मत दो लो बोर्न को, जिससे कि वो
अप स्टार्ट ना हो पाए, अपवर्ड मोबाइल नहीं हो पाए और कभी वो एस्पायर ही नहीं कर पाए नोबल बनने का। टू प्रोटेक्ट ओल्ड नोबल एंड रूलिंग फैमिलीज एंड ट्रीट देम केयरफुली आफ्टर द कंक्वेस्ट ऑफ न्यू टेरिटरी और चेंज ऑफ रूलिंग डायनेस्टी, ये तो मैंने आपको बता दिया। शुड हैव फर्म रिजॉल्व डिटर्मिनेशन बेस्ड ऑन हाई लॉफ्टी आइडियल्स, ये भी मैंने आपको बताया कि वो एक बार जब ठान ले तो उसको कोई चेंज ना कर पाए, सलमान खान के डायलॉग की तरह, लेकिन वो बेस्ड होना चाहिए लॉफ्टी आइडियल्स पे, मतलब जुडिशियस वर्चुअस उनके आइडियल होने चाहिए। ये नहीं कि बुरे काम करने के लिए, टायरनी के लिए, डिस्पॉट के लिए वो डिटरमाइन हो जाए, तब जो है हेट्रेड में बदल जाएगा। और बरनी कहते हैं जस्ट लाइक मैकियावेली कि किंग को फियर रखना चाहिए, मतलब ऑ और फियर होना चाहिए जनता को उसके लिए, पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन के लिए, लेकिन हेट्रेड नहीं। एक बार यदि ट्रस्ट खत्म हो गया जनता और किंग में और जनता हेट करने लगी तो फिर राजा को छोड़ देना चाहिए गद्दी, क्योंकि उसको नहीं तो मार दिया जाएगा। एंड should keep the he should frame good policies, रूल्स एंड रेगुलेशन टू एस्टैब्लिश द स्ट्रॉन्ग एंड एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन, ये तो बहुत जरूरी है, ये हम लोग देखेंगे भी आगे। शुड केयरफुली सेलेक्ट हाई ऑफिशियल, जो नोबल हैं उसका सिलेक्शन बहुत अच्छे तरह से करें, बहुत सारे टेस्ट लेके करें, जो आपने मनुस्मृति में भी देखा, महाभारत में देखा। और जजेस की भी अपॉइंटमेंट जो है उसी तरह से होनी चाहिए कि वो सही आदमी हो, जो एडवाइजर हैं, काउंसलर हैं, कंपेनियन, इन सब का चुनाव सिलेक्शन बहुत सही ढंग से होनी चाहिए। एंड ही शुड कंसल्ट स्कॉलर्स, एक्सपर्ट्स, इंटेलेक्चुअल्स, कंसल्टेटिव असेंबली एंड हिज कंपनी। एक बार जब आप सेलेक्ट कर लेते हैं अपने हाई ऑफिशियल्स को, सलाहकार को, तो उनकी सलाह लीजिए। टू रिमेन लॉयल, एंड फाइनली ये है कि टू रिमेन लॉयल एंड ओबीडियंट टू गॉड, especially in later years of his rule, because of his approaching to that, he should pray for his forgiveness and blessing. क्यों forgiveness? बरनी कहते हैं कि किंग को बहुत कुछ ऐसा करना पड़ता है जो इस्लाम के अनुसार नहीं है। पहले तो पॉम्प एंड स्प्लेंडर, एक डैजलिंग, मतलब जो जो रीगल टाइप का जो लाइफ, जो किंग साइज लाइफ जीना, वही अन इस्लामिक है, तो आप पाप कर रहे हो। इसके अलावा आपको जवाबित को फॉलो करना पड़ता है, शरिया से भटकना पड़ता है, बोथ इन पब्लिक एंड प्राइवेट लाइफ, वो भी पाप है। आपको हिंदू, मतलब इनफाइडल्स, मुस्लिम धर्म के अनुसार उसको सहना पड़ता है, उसको भी अपने नोबिलिटी में लेना पड़ता है, क्योंकि उसी के ऊपर आप राज कर रहे हो। तो ये सारी चीजें जो हैं, जब आप अन इस्लामिक करते हो केवल इसलिए कि ये दुनियादारी है, तो आप भगवान से क्षमा मांगो और आप इतना वर्चुअस काम करो कि आपका जो ये पाप है, सो कॉल्ड पाप, वो जो है उसको बैलेंस किया जा सके ऑन द डे ऑफ जजमेंट। तो दीज आर द हिदायत और एडवाइसेस ऑफ बर्नी टू हिज आइडियल सुल्तान। अब हम लोग बहुत तेजी से, बहुत ज्यादा डिस्कशन की जरूरत नहीं है, हम लोग देखेंगे एलिमेंट्स ऑफ द स्टेट एज पर जियाज फतवा। आपको पता है, मैंने सप्तांग थ्योरी आपको बताया है, हिंदू बुद्धिस्ट सभी में है कि स्टेट के कुछ एलिमेंट है जिसकी कि जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है उसको मेंटेन करना स्टेट के स्टेबिलिटी के लिए। तो ये भी जो है नोबिलिटी, आर्मी, लॉ जो कि कानून कर लीजिए, जस्टिस जो बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है स्टेट का, ब्यूरोक्रेसी, इंटेलिजेंस सिस्टम, इन सब के बारे में काफी फतवा में लिखते हैं। कुछ को हम लोग जो है देखेंगे यहाँ पे। यदि सबसे पहले नोबिलिटी देखें तो थोड़ी बहुत इसमें हिस्ट्री भी है, वो आप उसको एज इट इज केवल सुन लीजिए। कि आपको पता होना चाहिए कि उस समय में जो नोबल क्लास था वो टर्क्स, मतलब बेसिकली दिल्ली सुल्तान जो हैं टर्क्स थे। मोहम्मद घुरी जो है टर्क था, उसके बाद स्लेव डायनेस्टी बोलते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश, फिर बलबन, और फिर खालजीज आए, जलालुद्दीन, अलाउद्दीन, फिर तुगलक, लोदीज और फिर मुगल आए। तो ये लोग टर्क्स थे। लेकिन इसके अलावा जो फ्री टर्क स्लेव्स, मतलब जो जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक, वो स्लेव कहने को थे, वो एक तरह के फ्री थे, बहुत हाई क्लास को माने जाते थे, फ्री टर्क स्लेव्स। टार्टर्स भी जो एक ट्राइब था वो भी, और पर्सियन, अरबिक, इजिप्टियन, ये सब क्लास मिल करके उस समय की नोबिलिटी होता था। इवन हिंदू एरिस्टोक्रेसी भी काफी नोबिलिटी में चला आया था ऑफ लेट बाद में। उस समय की नोबिलिटी का जो सिस्टम था उसको इक्तादारी सिस्टम कहते थे। इक्तादारी क्या होता था कि जो नोबल्स होते थे उनको एक पूरा इलाका दे दिया जाता था, उसका लैंड रेवेन्यू वो कलेक्ट करते थे और उसको एडमिनिस्ट्रेशन भी करते थे। बाद में उन दोनों को अलग अलग भी किया गया, ये हेरिडिटरी नहीं था तो, लेकिन बाद में हेरिडिटरी भी किया गया, मतलब बरानी के का भी एडवाइस यही था। सिलेक्शन क्राइटेरिया नोबल के लिए बहुत स्ट्रिक्ट रखा गया था, नोबल बर्थ होना चाहिए, लॉयल्टी होनी चाहिए एब्सोल्यूट किंग के प्रति, और जो है वो उनको बहुत सारे क्वालिटीज होना चाहिए, पर्टिकुलरली साउंड पॉलिटिकल जजमेंट का, क्योंकि उनको एडवाइस देना है। 9 तरह के टेस्ट उन्होंने बताए थे टू जज पॉलिटिकल एक्यूमेन ऑफ नॉवल, जैसे कि फियर ऑफ गॉड, नॉलेज ऑफ हिस्ट्री, लैक ऑफ ग्रीड, प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ स्टेट अफेयर्स, ईटीसी ईटीसी। ये उसी तरह का है जो मैंने आपको मनुस्मृति में कहा था कि कैसे टेस्ट लिया जाता है नोबल्स का, अमात्य का।
देन उनको 7 राइट और प्रिविलेज जो है नोबिलिटी को दिए गए एक बार जब सेलेक्ट हो जाए, सिक्योरिटी ऑफ देयर लाइफ एंड टेन्योर, इन्वायरमेंट फॉर फ्री एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन, ये सब थे। देन नोबिलिटी को एक हिरार्की में बांटा गया था ऑन बेसिस ऑन देयर बर्थ एंड मेरिट, मतलब जो उनका हाई बर्थ या लो बर्थ और क्या उनमें मेरिट है। देन मेंटेन स्टेबिलिटी ऑफ नोबिलिटी बाय अडॉप्टिंग डायनेस्टिक प्रिंसिपल। मैं आपको दूसरी बार बता रहा हूं, उन्होंने कहा था कि ये साइकिल ऑफ वायलेंस रुक जाएगा, स्टेट स्टेबल होगा यदि आप डायनेस्टिक प्रिंसिपल अपनाओगे, मतलब कि नोबल का बेटा नोबल होगा। और इंट्री जो है वो नोबिलिटी का बिल्कुल क्लोज कर दो, लो बोर्न, अप स्टार्टर्स, मार्केट मैन, मीन, बेस, वाइल, वर्थलेस और शेमलेस पीपुल के लिए या इलिजिटिमेट बर्थ वालों के लिए। तो ये एक तरह का जो वो हेट करते थे लो बोर्न इग्नोबल्स का, ये एक बहुत विवादित विषय है। Then he even suggested banning education to low born to prevent their upward mobility। मतलब एक्सट्रीम फैनेटिसिज्म है कि आप जो है लो बोर्न को इवन शिक्षा मत दो जिससे कि वो कभी ऊपर समाज में उठ ही नहीं पाए और नोबल ना बन पाए। इस तरह की घृणा वो रखते थे। इस पे विवाद हो सकता है, वी विल डिस्कस। प्रोटेक्शन ऑफ ओल्ड नोबल एंड रूलिंग फैमिली, ये भी मैं कई बार आपको बता चुका हूं। एंड ट्रीट देम केयरफुली आफ्टर द चेंज ऑफ रूल किंग। क्यों ऐसा करते थे? ये खुद बैनिस हुए थे, खुद उससे गुजरे थे, तो ये भी, और इनका कहना था कि उससे षड्यंत्र वो करते रहेंगे तो हमेशा एक साइकिल ऑफ वायलेंस चलेगा, स्टेबिलिटी स्टेट की नहीं रहेगी। इसलिए जो ओल्ड डायनेस्टी के या जो ओल्ड रेजिम के जो नोबल्स हैं उनको थोड़ा ध्यान से ट्रीट कीजिए, उनकी इज्जत और उनका वेल्थ को बचाए रखिए। सेकंड यदि हम एलिमेंट देखें तो वो है कानून, लॉ। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि दो टाइप के लॉ उन्होंने दिए थे। एक तो उनका ओन क्रिएशन था जवाबिट, जो कि एकदम नायाब था, इसके लिए भी फतवा को जाना जाता है। और शरिया तो एक यूनिवर्सल जो एक मोरल कोड ऑफ कंडक्ट है, लॉ है, जो मोहम्मद जो उनके पैगंबर थे उनके द्वारा कहा गया, जो उनके कुरान से निकलती है इस्लाम में। तो शरिया एंड जवाबिट। While Sharia meant the teachings and practice of Prophet and of the pious Khalifas, the Jawabit were the state law। ये एक practical लॉ था स्टेट का, कह लीजिए पब्लिक पॉलिसी, रूल्स एंड रेगुलेशंस, गवर्नेंस के लिए, जो कि बदलती परिस्थिति में जरूरी था, जो कि शरिया उसको पूरा नहीं कर सकता था। तो ये प्रैक्टिकल स्टेट लॉ था। इसको आप मनुस्मृति में इसको राज शासन बोलते हैं। वहां भी इसी टाइप का था, लॉ शुड बी बेस्ड ऑन वेदास और धर्मशास्त्राज और धर्मसूत्राज, श्रुति और स्मृति, जो कन्वेंशन प्रैक्टिसेस, लेकिन राज शासन भी था जो कि एक तरह का जवाबिट था। तो दोनों में कितनी पैरेलल आप देख सकते हैं। तो जवाबिट क्या है? जो मैंने आपको बोला, इट्स लाइक ए प्रैक्टिकल स्टेट लॉ फॉर गवर्नेंस, सेकुलर लॉ आप कह लीजिए। एंड लेकिन इन्होंने उसको फिर जो है सरिया से जोड़ा। उन्होंने कहा कि जवाबिट जो है वो सरिया को नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। इट मस्ट इंक्रीज द लॉयल्टी एंड होप अमंग द नोबल्स एंड कॉमन पीपल टुवर्ड द सुल्तान। इट्स सोर्स एंड इंस्पिरेशन शुड बी शरिया एंड पायस खलीफाज। इफ एट ऑल इट हैड टू निगेट, ये सबसे इंटरेस्टिंग है जो चौथा है, मतलब सब कुछ खत्म कर दिया इसने। इफ एट ऑल इट हैड टू निगेट द शरिया आउट ऑफ एक्सीजेंसीज, यदि जरूरत पड़े तो शरिया को ये निगेट भी कर सकता है, तो इट मस्ट फॉलो चैरिटीज एंड कंपनसेशन इन ल्यू ऑफ दैट निगेशन। तो फिर जो है एक तरह का जवाबिट जो है अपने आप में इंडिपेंडेंट हो जाता है शरिया से। सो जवाबिट वॉज एन अटेम्प्ट टू सेपरेट दीनदारी फ्रॉम दुनियादारी। मतलब दीनदारी मतलब क्या हुआ? धर्म की जो दुनिया है, और दुनियादारी मतलब जो दुनिया जहान है, वर्ल्ड अफेयर्स है, सेकुलर है, रोटी कपड़ा मकान है। जैसे बुद्धिस्ट में आपने देखा कि अना को उन्होंने धम्मा से अलग किया, टू रियल्म को सेपरेट किया। इसी तरह हिंदू धर्म में आपने देखा कि दंड नीति को धर्म से अलग किया गया, जिसको राज शासन कर लीजिए। तो हर जगह आप इवन वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में, क्रिश्चियनिटी में, रिफॉर्मेशन मूवमेंट के थ्रू जो है चर्च को स्टेट से अलग किया गया। तो ये जो दो रियल्म है, धर्म की रियल और राजकाज का रियल, इसमें सेपरेशन की लगातार कोशिश की गई और उसी से जन्म होता है सेकुलर स्टेट का डेमोक्रेसी में। जो नेक्स्ट जो है वो ब्यूरोक्रेसी है, जो अभी भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। उसका जो बेसिक फंक्शन ब्यूरोक्रेसी का जो था वो लैंड रेवेन्यू को फिक्स करना था, मेजर करना था, टैक्स को कलेक्ट करना था और उस टैक्स के मनी का डिसबर्समेंट यूज करना था जहां जहां जरूरत पड़े। तो एक तरह से इसलिए आप समझिए कि कलेक्टर जो नाम दिया गया, रेवेन्यू कलेक्टर, जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का इंचार्ज होता था अंग्रेजों के टाइम में, उसको कलेक्टर कहा गया। क्यों? क्योंकि वो रेवेन्यू कलेक्ट करता था। ये इम्प्रिंट था दिल्ली सुल्तान का।
इट ऑपरेटेड 3 लेवल पे जो है ब्यूरोक्रेसी चलती थी, सेंटर, प्रोविंस और विलेज। अभी भी जो है हम भारत में यही 3 लेवल पे है। विलेज में लेवल पे पंचायती राज है, और सेंटर और प्रोविंस या स्टेट में जो है वो गवर्नमेंट है। सेंटर में जो है दीवानी वजारत कहलाते थे, जो वजीर, वजीर जो है सेंटर में वजीर कहिए प्राइम मिनिस्टर, अभी भी प्राइम मिनिस्टर है, उसको कई लोग वजीर भी कहते हैं। प्रोविंसेस, स्टेट में जो है मुख्तीज और वलीज होते थे, या स्टेट में भी दीवान कहा जाता था, जो प्रोविंशियल वजीर एक तरह से हो गए, जिसको अभी चीफ मिनिस्टर कह लीजिए। और परगना जो कि डिस्ट्रिक्ट था, सरकार जो एक तरह का ब्लॉक कह लीजिए, और विलेज, तो परगना सरकार विलेज लेवल पे मुकद्दम या चौधरी होते थे, जो कि विलेज हेड जैसे होते थे। और पटवारी जो है वो विलेज में अकाउंटेंट को कहते थे, जो कि रिकॉर्ड, लैंड रिकॉर्ड को रखता था कि इसकी कितनी पैदावार हो रही है। पटवारी अभी भी जो है वो कहलाते हैं। जो हम लोगों ने इस ब्यूरोक्रेटिक नेम को, मुगल काल को, अंग्रेज, और फिर हम लोगों ने भी उसको जिंदा रखा। इट रेवेन्यू, जो टैक्स कलेक्ट किया जाता था वो बहुत ज्यादा था, वो 50%, बहुत हाई टैक्स रेट था। हाफ ऑफ द प्रोड्यूस ऑफ द पीजेंट पेड बोथ इन कैश एंड काइंड, मतलब आप अपना अन्न भी दे सकते हो, चावल दाल जो पैदा करते हो, या पैसे में भी दे सकते हो। लेकिन लैंड रेवेन्यू केवल नहीं था जो कि 50% था। अदर बर्डन, टैक्स बर्डन वेर आल्सो इम्पोज्ड अपॉन द पीजेंट, जैसे कि टैक्स ऑन कैटल और ग्रेजिंग, इवन चराने के लिए जो घास जो खाती है गाय और बैल, उसके लिए भी टैक्स था, और गाय बैल रखने पे भी टैक्स था। दस ओवरऑल टैक्स बर्डन बहुत हैवी था। तो समझिए कि पीजेंट जो है वो मरे जा रहे थे। एंड रिलीफ टू पुअर लेकिन था। जब यदि इमरजेंसी आ जाए, जैसे अकाल पड़ जाए, बाढ़ आ जाए, तो उस समय में राजा का ये एक जस्टिस बनता था कि उस समय में वो टैक्स को कम कर दे या बिल्कुल ही ना ले। सो दिस वाज अबाउट ब्यूरोक्रेसी एंड टैक्स कलेक्शन। अब हम आते हैं इंपॉर्टेंट स्टेट एलिमेंट, आर्मी पे, बल पे, दंड पे, जो हिंदू धर्म से मैं ले रहा हूं। आर्मी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मौर्यन डायनेस्टी के बाद दिल्ली सल्तनत वाज द लार्जेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल स्टेट, और इसका पावर का बेस ही आर्मी था। क्योंकि फोर्स ऑफ लार्ज स्टैंडिंग आर्मी वाज द सोर्स ऑफ पावर, पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ द फेथ एज वेल एज द स्टेट। सब कुछ इसी पे डिपेंडेंट था। आपको इस्लाम की रक्षा करना है, आर्मी चाहिए। पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन, आपकी बात को जनता क्यों माने, आपके लॉ को जनता क्यों माने, क्योंकि आपके पास फोर्स है, आर्मी है। तो स्टेट को मेंटेन करने के लिए, कोई रक्षा करने के लिए दुश्मन से, इंटरनल रिबेलियन से, सब जगह आर्मी। तो आर्मी का इंपॉर्टेंस जो है ऑल ऑल आप कहिए कि ऑल इनकम्पेसिंग था, मतलब आर्मी हर जगह है। एंड इट वाज ऑर्गेनाइज्ड ऑन द डेसिमल सिस्टम एंड बेस्ड ऑन द टर्किश मंगोल मॉडल। क्योंकि ये तो होना ही है, क्योंकि वो टर्किश जगह से आए थे, लेकिन वो मंगोल का भी उसमें काफी अंश उन्होंने लिया था। ये डेसिमल सिस्टम पे, मतलब 10-10 के टुकड़ियों में जो है, 10, 100, 1000 इस तरह के टुकड़ियों में होती थी। इसके 4 टाइप थे, जो अभी भी लगभग वैसे ही हैं। इन्फेंट्री, जिसको आप कह लीजिए फुट सोल्जर। कैवेलरी, उस समय तो बंदूक नहीं थी, तो इन्फेंट्री, फुट सोल्जर, कैवेलरी, हॉर्समैन। सबसे इंपॉर्टेंट, टर्क्स जो हैं बहुत स्विफ्ट, मंगोल के जैसे ही जो है घोड़े पे आए थे, और इसलिए उन्होंने जीत लिया था। तो उस समय का जो घोड़ा होना है वो समझ लीजिए कि टैंक समझ लीजिए। देन वॉर एलिफेंट, ये तो इंडिया में आके उन्होंने एलिफेंट्स को यूज करना शुरू किया। एंड ऑक्सिलियरी, मतलब जो बोट्स, इंजीनियर्स, ट्रांसपोर्टर्स एंड स्कॉट्स, स्पाइज, ये सब जो चलता है उसको ऑक्सिलियरी कर लीजिए। तो इन्फेंट्री, कैवलरी, वॉर एलिफेंट एंड ऑक्सिलरी, 4 इसके जो है विंग थे। द रैंक एंड फाइल, जैसे कि खान, मलिक, अमीर, सिपा सलार, ये सब होते थे। ये तो काफी दिनों तक चलते रहे मुगल काल में भी। मतलब इसमें जो है बटा होता था, खान सबसे ऊपर है, सिपा सलार सबसे नीचे है, आर्मी की जो रैंक है। द मोनार्क ऑल्सो मेंटेन पर्सनल ट्रूप, मतलब एक अपना खुद का एक ट्रुप रखता है, जिसको आप समझ लीजिए अभी एनएसजी कमांडो जैसे इंडिया में है, जिसको कल्ब कहते थे, फॉर हिज सेफ्टी एंड अल्टीमेट रिलायबिलिटी इन केस ऑफ रिबेलियन अकरिंग फ्रॉम विद इन द नोबिलिटी। क्योंकि आर्मी तो आपके अगेंस्ट भी हो सकता है, तो कल्ब भी आपको बचाएगा। सुल्तान टू टेक केयर ऑफ नीड्स ऑफ द सोल्जर, आर्मी टाइमली पेमेंट करना है सैलरी का, उसका वेपन का ध्यान रखना है, इक्विपमेंट का, हाउसिंग, ट्रेनिंग, इट जो मैंने आपको पहले भी बताया। सो दिस इज अबाउट आर्मी। लॉ और जस्टिस, मतलब ये दो मेन पिलर स्टेट क्राफ्ट के या गवर्नेंस के थे एज पर फतवा। तो जस्टिस जो है, इट वाज वन ऑफ द प्राइम एवोर्ड ड्यूटी ऑफ द किंग टू डिस्पेंस जस्टिस। मतलब जस्टिस जो है वही किंगहुड का एक तरह का रेजन डे एट्रे है, मतलब कि होने का कारण है। किंगशिप क्यों है? क्योंकि वो जस्टिस डिस्पेंस करता है। और जस्टिस का जो मायने था वो बहुत विस्तरित था, बहुत विस्तार था।
फ्रॉम वेवर ऑफ टैक्स, टैक्स आप छोड़ देते हैं, जस्टिस है। आप मेंटेन करते हैं सप्लाई ऑफ कमोडिटी एट फिक्स्ड प्राइस, लो प्राइस पे, तो ये जस्टिस है। आप यदि सिविल और क्रिमिनल केसेस में न्याय देते हैं तो जस्टिस है। आप यदि प्रोटेक्ट करते हैं वीक को स्ट्रांग से तो न्याय है, जस्टिस है। यदि आप प्रोटेक्ट करते हैं लाइफ एंड लिबर्टी ऑफ द पीपल जो गारंटीड है तो जस्टिस है। यदि आप मॉनिटरी हेल्प देते हैं नीडी हेल्पलेस को तो वो जस्टिस है। तो जस्टिस जो है वो सभी चीज जो आप समझ लीजिए जस्ट है स्टेट में, जो पीस है, ट्रैंक्विलिटी है, वर्च्यू है, उसको मेंटेन करना, ये जस्टिस है। जस्टिस प्रोवाइडेड अनदर ग्राउंड फॉर पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन। केवल ताकत नहीं, केवल धर्म नहीं, रिलीजियन ऑफ फोर्स तो था, लेकिन जस्टिस एक्सपैंड करता है किंगशिप के सोशल बेस को, सल्तनत का, और पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन का एक और आधार बनाता है। क्यों आप राजा को माने, उसके शासन को क्यों माने? क्योंकि वो आपको जस्टिस देता है। दो तरह का जस्टिस जो है, इक्वलिटी सीकिंग जस्टिस था। आपको पता है कि इस्लाम में इक्वलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, जस्टिस भी इक्वलिटी के बेसिस पे ही होना था। लेकिन दो टाइप का इक्वलिटी सीकिंग था। फर्स्ट था कि जो पेटिशनर है और रिस्पोंडेंट, रिस्पोंडेंट वो होता है जिसके अगेंस्ट में केस किया जाता है, जो केस करता है वो पेटिशनर है। उन दोनों के बीच में स्ट्रिक्ट इक्वलिटी होनी है, चाहे पेटिशनर एक भिखारी क्यों ना हो और रिस्पोंडेंट कोई अमीर से अमीर आदमी क्यों ना हो। इक्वलिटी बिफोर लॉ, तो फर्स्ट प्रिंसिपल ये था। सेकंड प्रिंसिपल बहुत नायाब है इस्लाम में, जो कि हो नहीं सकता, वो था इक्वलिटी बिटवीन द किंग एंड हिज सब्जेक्ट। जो जज है, जो किंग है, वो खुद सब्जेक्ट के बराबर है, वो इक्वलिटी भी जस्टिस में होनी चाहिए। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो फतवा में भी यही कहा था, चलिए ठीक है, फर्स्ट को आप कीजिए, सेकंड को नहीं कर पाते हैं तो। इट वाज नॉट डिस्क्रिमिनेटरी बट डिफरेंशियल जस्टिस सिस्टम। डिफरेंशियल जस्टिस सिस्टम क्या होता है? जस्ट लाइक हिंदू धर्म, जो आपको सजा मिलेगी वो आपके बर्थ पे, आपके क्लास पे, आपके स्टेटस पे डिपेंड करेगा। आप याद कीजिए कि ब्राह्मण को कम सजा है तो शूद्र को ज्यादा है, कहीं पे शूद्र को कम है तो ब्राह्मण को ज्यादा है, लाइक दैट। तो उसी तरह का लॉ ऑफ मनु में जैसा था वैसा ही यहाँ भी जो है। अगेन ये जो है इस्लाम धर्म के अनुसार नहीं है, लेकिन जो सासनिद ईरानियन स्टेट का जो प्रिंसिपल लिया गया, जो फतवा में लिया गया है, वहां पे इस तरह की हिरार्की है, ग्रेडेशन है, जो कि बहुत ज्यादा हिंदू धर्म से मिलता है। द जजेस वेर टू बी अपॉइंटेड बाय द किंग विद हिमसेल्फ एट द एपेक्स। वो सबसे जुडिशियरी सिस्टम में किंग सबसे ऊपर है और वही जो है जज को अपॉइंट करता है। जो रिलीजियस मैटर में जो हाईएस्ट है वो मुफ्ती होता था, जिसका दूसरा नाम सद्र सुदुर भी होता था, और सेकुलर या दीवानी या सिविल केसेस में काजी होता था। तो ये आप मुफ्ती और काजी याद रख सकते हैं। यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो सारी व्यवस्था थी ये केवल शहरों में थी, कैपिटल सिटी और कुछ बड़े बड़े टाउन में, वहीं पे एक सेंट्रलाइज का इनका जस्टिस सिस्टम था। जो पूरे जो वास्ट इंडिया का जो गांव देहात था वहां पे एक अलग ही अपना जस्टिस सिस्टम चलता था, हजारों साल से चला। ऑटोनोमस आज भी लगभग चल रहा है, कि जिसको हम खाप पंचायत बोलते हैं। पंचायत की अपनी व्यवस्था, अपनी जुडिशियल सिस्टम, पंच परमेश्वर एंड ऑल, वो इंडिया में चलता रहा, उस समय भी चलता था। और वो बेस्ड जो था ऑफ कोर्स किस बेसिस पे? वो तो रैंक, कास्ट और धर्म, इन सब के बेसिस पे होता था। दैट ऑल्सो वॉज डिफरेंशियल जस्टिस सिस्टम। फाइनली यदि हम देखें तो स्टेट के एलिमेंट, तो इंटेलिजेंस और स्पाई सिस्टम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट था, आज भी इंपॉर्टेंट है, पहले भी इंपॉर्टेंट था। तो एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन स्पाई सिस्टम था, उस समय में होना चाहिए था। फतवा में ये एडवाइस है, किंग शुड केयरफुली सेलेक्ट ऑफिसर्स फॉर इंटेलिजेंस सिस्टम। लॉयल्टी तो होनी चाहिए, पैट्रियोटिज्म होना चाहिए, विजडम होना चाहिए, करेज होना चाहिए, ये सब होना चाहिए उसमें। किंग शुड एंटिसिपेट इमरजेंसीज एंड बी रेडी टू टैकल देम। मैकियावेली को याद कीजिए आप। किंग शुड बी लाइक ए डॉक्टर और फिजिशियन who can diagnose the disease inflicting the state। पहले से उसको पता लग जाए कि क्या बीमारी स्टेट को लगने वाली है या लग सकती है, उसको डायग्नोज करना चाहिए, डॉक्टर के साथ होना चाहिए, और उसको एक सॉल्यूशन भी उसको देना पड़ेगा, चाहे मेडिसिन दे चाहे सर्जरी दे। मतलब सीधा अटैक बाय फोर्स और बाय पॉलिसीज एंड बाय अदर मीन, साम दाम दंडा भेदा, याद कीजिए। तो इट वाज सिमिलर टू मैकियावेलीज कॉन्सेप्शन ऑफ फॉर्चूना, और या जो एक्सीडेंटी वो कहते हैं, एंड प्रिंस टैकलिंग इट विद द करेज ऑफ वर्चू। तो पौरुष के साथ जो किंग करता है, तो सिमिलर काइंड ऑफ यहां भी जो है कॉन्सेप्ट है। फाइनली यदि हम देखें प्लसेस और माइनसेस बर्नी के पॉलिटिकल थॉट के बहुत क्विकली, तो प्लसेस तो बहुत सारे हैं। हिज अटेम्प्ट टू रिकंसाइल डिमांड्स ऑफ शरिया
विद द चैलेंजेस ऑफ गवर्नेंस। ये जो उसने कोशिश किया, और खास करके एक जो उस समय में नया जो फ्लेजलिंग मुस्लिम रूल था इंडिया में, जो हिंदू बहुतायत था, वहां पे जो गवर्नेंस के चैलेंज है कि रूरल एक अलग धर्म का हो और पूरी जो रियाया हो वो अलग धर्म की, जो पहली बार इंडिया में हुआ, इन दोनों को कैसे रिकंसाइल किया जाए, दो रियल्म जो है धर्म और दुनियादारी की या गवर्नेंस का। उसका जवाब उनका जो था वो बहुत नायाब था, वो जवाबित के फॉर्म में था, जो प्रैक्टिकल स्टेट लॉ था वो उनकी एक बड़ी देन है। इसके अलावा जो मैकियावेली के जैसा उन्होंने जो पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी को तरजीह दी कि कोई भी मीन्स राजा अपना सकता है स्टेट को बचाए रखने के लिए, वो बहुत उस समय के लिए बहुत टाइम से आगे था। हिज कॉन्सेप्शन ऑफ जस्टिस जो है बहुत ऊंचा था, ऑल इनकम्पसिंग था हर वॉक ऑफ लाइफ में, और वो बेसिस था पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन का, जो आगे चल के मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट में भी झलकता है। और सबसे बड़ा कि उन्होंने जो एक डायग्नोज किया कि राज्य को क्या बर्बाद करता है, क्या एलिमेंट जो है उसको डुबा देता है, और क्या इमरजेंसीज आ सकती हैं और उससे स्टेट कैसे फेस करेगा। ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा उनके पास सॉल्यूशन नहीं था, डायनेस्टिक प्रिंसिपल था नोबिलिटी के लिए या कुछ अन्य, लेकिन डायग्नोसिस बहुत एक्यूरेट था। माइनसेस भी बहुत सारे हैं। उनका जो बहुत कंजर्वेटिव एक तरह का फेनेटिकल व्यू जो है, लो बोर्न, जिसको इग्नोबल आप कह सकते हैं, छोटे लोग के बारे में, हिंदूज के बारे में, मर्चेंट ट्रेडिंग क्लास के बारे में, फिलोसोफर रैशनलिस्ट के बारे में, या उनका जो घृणा है साइंस रीजन लॉजिक का, ये जैसे मोहम्मद हबीब और जो मुजफ्फर आलम जैसे हिस्टोरियन उनको कहते हैं कि एक तरह का फैनेटिकल व्यू रखते हैं, लेकिन इरफान हबीब जैसे जो स्कॉलर हैं वो बहुत तरह से उस लॉजिक को देते हैं कि क्या उनकी सोच रही होगी, वो अभी हम डिस्कस नहीं कर पा रहे हैं। कंट्राडिक्शंस बहुत ज्यादा हैं। जैसे आप एक साथ देखिए कि किंग को जो है वो जो इस्लामिक आइडियल्स है उसको मेंटेन करना है, जहां वो एक गरीब के जैसा कुटिया में रहेगा, लोगों के साथ इक्वलिटी होगी, और उसी तरह उसको पॉम्प और स्प्लेंडर और रीगलिटी भी मेंटेन करना है कि लोग और स्ट्रक हो जाएं और उसका जो है फियर माने। इसी तरह किंग को जो एक ही साथ जो अपहोल्ड करना है ट्रू फेल्थ, इस्लाम के आइडियल्स को, शरिया को, लेकिन उसी टाइम में उसको बहुत सारे अन इस्लामिक पॉलिसीज और प्रैक्टिसेस अपनाने हैं जवाबीट एंड दुनियादारी के अनुसार, उसके लिए उसको प्रायश्चित करना है। तो ये कंट्राडिक्शंस हैं। ही प्रिस्क्राइब डायनेस्टिक प्रिंसिपल्स कि स्टेट की नोबिलिटी को बनाए रखने के लिए, स्टेट को मेंटेन करने के लिए, उसके स्टेबिलिटी के लिए, जो बहुत अच्छा नहीं था। इसके अलावा उन्होंने हायरार्किकल सोशल स्ट्रक्चर को भी बढ़ावा देने का सलाह दिया, और जस्टिस सिस्टम भी उनका डिफरेंशियल था, जो कि रैंक, क्लास और बर्थ पे आधारित था। उसके अलावा उनकी जो एडवाइस जो थी कि जो नोबिलिटी की एंट्री गेट है बिल्कुल बंद कर दो लो बोर्न के लिए, इवन उनको एजुकेशन भी नहीं दो, वो तो बहुत ही इनका माइनस है। एंड बोथ हिज आइडिया अबाउट दीनदारी एंड दुनियादारी, मुझे ऐसा लगता है कि इट वॉज आउट ऑफ सिंक विद द चेंजिंग टाइम्स। वो उस समय जो बदल रहा था, ना तो इनकी बात को उस समय के समाज ने स्वीकारा, ना स्कॉलर्स ने स्वीकारा, ना ही रिलीजियस जो लोग थे उन्होंने स्वीकारा, ना ही सुल्तान ने, किसी सुल्तान ने फॉलो नहीं किया इनके लगभग जो एडवाइसेस जो थे, जो हेटरेट था लो बोर्न और हिंदूज के अगेंस्ट में या फिलोसोफर, सभी ने उन सबको तरजीह दी। तो एक तरह का वो आउट ऑफ सिंक थे। फिर भी इनके जहानदारी का या फतवा जहानदारी का बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि एक तरह का वो आईना है उस समय के पॉलिटिकल थॉट का, और बहुत सारी बातें उसमें बहुत अच्छी हैं। Now, dear students, let us sum up this long discussion. Jia Barani is the most noted historian and political thinker of Delhi Sultanate period. ये हम लोगों ने देखा. His political thoughts are mainly contained in his fatwa-e जहानदारी, जिसको आप कह सकते हैं theory of governance या दुनियादारी या percepts of governance. ही सपोर्टेड डिवाइन थ्योरी ऑफ किंगशिप, ये हम लोगों ने देखा, लेकिन एक यूनिक स्टाइल का, जो कि एंशियंट ईरानियन ससानिद स्टेट से मिलता जुलता था. ही अटेम्प्टेड टू बैलेंस द डिमांड्स ऑफ शरिया एंड रूल ऑफ ट्रू फेथ, दैट इज इस्लाम, with challenges of governance and statecraft of Muslim rule in the land of non-Muslims. ये यूनिक चैलेंज था जो इनको जिसके सॉल्यूशन इनको निकालना पड़ा, और उनका सॉल्यूशन जवाबिट के फॉर्म में था. That was the practical state law was his special contribution in separating the two realms, that is the religion and state or kingship. दीनदारी और दुनियादारी को उन्होंने जवाबित के सॉल्यूशन से सेपरेट करने की कोशिश की. His fatwa contained 24 advices to kings covering all aspects of kingship, statecraft and governance. Beside king, nobility, justice, law, intelligence system, bureaucracy were important elements of the state on which his fatwa contained elaborate descriptions and prescriptions. हम लोग बहुत थोड़े में इसको हम लोगों ने देखा. For advising the king,
For advising the king to adopt any means to maintain and strengthen the state, he is compared with Machiavelli and Kautilya, of course. But his conservatism and dislike or hatred for low-born Hindu elites and philosophers made him out of tune with both the new nobility and real politics adopted by दिल्ली सुल्तान्स. किसी ने इनकी बात नहीं सुनी, दिल्ली सुल्तान से लेकर के उस समय के जो elite class थे. तो he was out of sync, but even then there are many virtues. Dear students, ये references हैं. मैंने इसके अलावा काफी और पढ़ाई की है, एक तरह का रिसर्च, लेकिन कुछ जो इंपॉर्टेंट है आपके हेल्प के लिए आप इसको रेफर कर सकते हैं. एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग. लाइक करें, शेयर करें, सबसे इंपॉर्टेंट सब्सक्राइब करें, ढेर सारे कमेंट करें, मुझसे क्वेश्चन पूछें और ईमेल करें जो मुझे अब काफी ज्यादा मिल रहे हैं. एंड बी सेफ, कीप सेफ, बाय.